नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानी स्टूडेंट के इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने बताया था कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी और एनटीपीसी के जीएस के प्रीवियस टॉप 40 क्वेश्चन की सीरीज़ में लेकर आऊँगा। तो हम 40 क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। और कई बच्चों की क्वेरी भी आई थी कि सर पार्टिकुलर वीडियो बनाइए, किसी एक टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट के एक टॉपिक पे बनाइए। तो हमने हर सब्जेक्ट को कवर कर रखा है और हर सब्जेक्ट से हमने क्वेश्चन ले रखे हैं। जैसे कि सामान्य भौतिकी की मैं अगर बात करूं तो सामान्य भौतिकी की मैंने 100 क्वेश्चन लगभग ले रखे हैं। 100 क्वेश्चन सामान्य भौतिकी से ऊपर ही रहेंगे, लगभग आप 120-30 क्वेश्चन मान कर चलिए। लेकिन भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान से 1000 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान से 1000 क्वेश्चन और रसायन विज्ञान से 1000 क्वेश्चन और जीव विज्ञान से 1000 क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। तो अगर आप इतना पढ़ते हैं, इतना तैयार कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक तो आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। और जीएस के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। और भी कई चैप्टर हैं, मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो। जैसे मान लीजिए कि भौतिक विज्ञान में भी कई टॉपिक हैं, जैसे सामान्य भौतिकी आता है, उसमें आता है तरंग गति और ध्वनि आता है, प्रकाशिका है, स्तुर्भौतिकी है, विद्युत धारा आदि चैप्टर हैं जिनके मैं 100 वीडियो लगभग मैं आपको बना कर दूंगा। टोटल जो है मैं 1000 लगभग क्वेश्चन में तैयार करने की उम्मीद में हूँ कि मैं तैयार करूँ और आपको दूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। मैं जो भी नई वीडियो फिर डालूंगा वो आपको वीडियो मिल जाएगी। रोज़ मैं प्रयास करूँगा 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ, जो 40 क्वेश्चन की होगी। मतलब कि पूरे एक दिन में 80 क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है। 40 क्वेश्चन आप तो यूँ वैसे पढ़ के याद कर सकता है कोई। मैं खुद ही इस वीडियो में आपको 10 बार रिवीजन करा दूंगा कि आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। किसी प्रश्न को अगर ध्यान से 2 से 3 बार पढ़ देते हैं तो तभी आपके दिमाग में छप जाता है, वो फिर नहीं भूल पाते हैं। आप रिलेट कर लेते हैं ना। अगर एक बार आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनके ऑप्शन अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा बाद में, तो आप तुरंत रिलेट करके उसका आंसर बता सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। तो पहला ऑप्शन है, साइकिल की ओर आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। और तीसरा ऑप्शन है, वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। और चौथा ऑप्शन है, वह झुकता है ताकि वक्र और तेजी से पार कर सके। तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा किसमें सम्मिलित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक ऊर्जा किसमें सम्मिलित नहीं होती है। पहला ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन है घूर्णन ऊर्जा में, और तीसरा ऑप्शन है कंपन ऊर्जा में, और चौथा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से उत्पन्न ऊर्जा में। तो इसका पहला आंसर सही होगा, नाभिकीय ऊर्जा में। नाभिकीय ऊर्जा में आंतरिक ऊर्जा किसमें सम्मिलित नहीं होती है, तो नाभिकीय ऊर्जा में सम्मिलित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रक और कार एक ही गति से जा रही हैं। ट्रक का भार कार के भार से 10 गुना अधिक है, उनकी गतिज ऊर्जा के बीच अनुपात होगा। एक बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक बात ध्यान से सुनिएगा। रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी में न्यूमेरिकल के काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन होता है। एनटीपीसी में अगर CBT 1 की बात करी जाए तो उसमें इजी क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल का। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि 1 से 1 मिनट का होता है, 1 से 1.25 मिनट के क्वेश्चन होंगे। आप 1 से 1.25 मिनट में बहुत आसानी से क्वेश्चन हल कर जाएंगे। आप इसी क्वेश्चन को पढ़िए। जैसे एक क्वेश्चन है, एक ट्रक और कार एक ही गति से जा रही हैं। ट्रक का भार कार के भार से 10 गुना अधिक है, उनके गतिज ऊर्जा के बीच अनुपात होगा। ट्रक का भार कार के भार से 10 गुना अधिक है, उनके गतिज ऊर्जा के बीच अनुपात होगा। देखिए, इसका एक फार्मूला आता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv² होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
ट्रक का भार का गतिज ऊर्जा, ट्रक के भार का गतिज ऊर्जा कितना है, ट्रक के भार का गतिज ऊर्जा 10 है, ठीक। और कार के भार का गतिज ऊर्जा कितना है, यहाँ पे कह रहा है ना ट्रक का भार कार के भार से 10 गुना अधिक है, मतलब कि ट्रक का भार 10 है, ट्रक का भार 10 गुना है। यह कह रहा है कि ट्रक का भार कार के भार से 10 गुना अधिक है, मतलब कि ट्रक का भार अगर 10 है तो कार का भार 1 होगा, तो मतलब 10 संबंधी 1। इसका ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक तांबे की डिस्क। देखिए ये आप जो लोग सोच रहे हैं ये जो मैंने ट्रिक लगाया है ये, हाँ ये सही बात है कि मैंने ट्रिक लगा रखा था, तो ये मेरी बुक है, ये पुरानी बुक है, अच्छी बुक है इसमें, तो इसको ये क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसी क्वेश्चन पर आपको वीडियो बना देता हूँ और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ये इन क्वेश्चनों का लेवल जो है वो अच्छा है, इजी टू मॉडरेट है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने इन क्वेश्चनों को पहले भी पढ़ रखा था, तो सोचा कि आप लोगों को इसी से वीडियो बना देता हूँ जो आपको आपके एग्ज़ाम में सहायक होगा, आपके कामगार होगा। तो इन ट्रिकों से आप ना वो करिएगा कि ये ट्रिक मैंने लगा रखा है, पहले मैंने उसको इरेज कर दिया था। देखिए चौथा क्वेश्चन है एक तांबे की डिस्क के केंद्र में एक गोलाकार छिद्र है, एक तांबे की डिस्क को गर्म किया जाता है तो छिद्र का व्यास क्या होगा। पहला ऑप्शन है वही बना रहेगा, दूसरा है घट जाएगा, तीसरा है बढ़ जाएगा, चौथा है अन्य कारकों पर निर्भर करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा है घट जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह सिद्धांत जो कि एक पिंड द्वारा उत्प्लावक बल अनुभव करने की व्याख्या करता है जबकि वह द्रव में अवमज्जित कर दिया जाता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया। ये फेमस है, आप लोग जानते हैं कि उत्प्लावन बल का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था, फेमस का। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा, ये इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर दूसरा आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था उत्प्लावक बल का। ये आरआरबी इलाहाबाद में आया हुआ क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, आरआरबी इलाहाबाद में एग्जाम सन 2004 का क्वेश्चन है, ये आरआरबी इलाहाबाद में आया हुआ क्वेश्चन है। सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मिसलेनियस टाइप के हर क्षेत्र से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ और आरआरबी से भी, और कुछ क्वेश्चन इसमें पीसीएस के हैं, पीसीएस प्रीलिम्स के भी कुछ क्वेश्चन इसमें मिलाए गए हैं, तो ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत काम आएगा। इससे मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं 1000 की सीरीज बनाऊंगा भौतिक विज्ञान, इससे आगे कोई क्वेश्चन आ जाए या इससे हट के कोई क्वेश्चन आ जाए। अगला वीडियो है तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, तेल की श्यानता अधिक होती है, जल की श्यानता अधिक होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था वो। अगला क्वेश्चन है वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। ऑप्शन समान वेग परिवर्तित वेग, दूसरा समान चाल समान वेग, तीसरा है समान चाल परिवर्तित वेग और चौथा है समान चाल परिवर्तित त्वरण। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, समान वेग परिवर्तित त्वरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट आवर एक यूनिट है, किलोवाट आवर एक यूनिट, बहुत ईजी क्वेश्चन है। किलोवाट आवर एक यूनिट है ऊर्जा का, किलोवाट आवर एक यूनिट है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और नीचे दी गई गुणनफल। किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और नीचे दी गई का गुणनफल, मतलब किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण, ये हम लोग जानते हैं, किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर किसी वस्तु का भार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दूध के मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण घर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल और श्यानता बल। यहाँ पर बहुत लोग घर्षण बल सोचेंगे लेकिन गलत होगा, यहाँ पर अपकेंद्रीय बल होगा। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, बहुत लोगों ने आंसर भी दिया होगा, बहुत लोग जानते भी होंगे। तो पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर ठंड होती है, नहीं ये गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, ये भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है पहाड़ों पर वायु दब कम होता है, इसीलिए कम तापमान पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है, पहाड़ों पर वायु दब कम होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। रैकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, तीसरा न्यूटन का द्वितीय नियम, चौथा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। न्यूटन का प्रथम नियम पर रैकेट का सिद्धांत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा बादल वायुमंडल में तैरते हैं,
निम्न ताप के कारण, निम्न वेग के कारण, अल्प दाब के कारण या अल्प घनत्व के कारण। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण। ऑप्शन नंबर चौथा ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि निर्भर है। लोलक की कालावधि निर्भर द्रव्यमान के ऊपर निर्भर होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। लोलक की कालावधि निर्भर है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, नहीं। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो हाँ, लंबाई के ऊपर लोलक की कालावधि निर्भर करती है। याद रखिएगा आप लोग, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, घट जाता है। तीसरा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या अचल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होता है, पहले घटता है फिर उसके बाद बढ़ जाता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले घटता है और फिर बाद में बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, पृथ्वी के केंद्र पर। दूसरा, स्वतंत्र गिरने के दौरान। तीसरा है अंतराग्राहिक अंतरिक्ष में। और चौथा है किसी घर्षणहीन सतह पर। तो पिंड का द्रव्यमान शून्य नहीं होगा पृथ्वी के केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है, इसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा, इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। और तीसरा, दोनों भार एवं द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएंगे, दोनों द्रव्यमान एवं भार वही रहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। चिमटा को इंग्लिश में फायर टोंग्स कहते हैं। तो चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है। देखिए, मैं उत्तोलक पर एक वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें कलेक्ट करके उत्तोलक, प्रथम उत्तोलक, द्वितीय और तृतीय उत्तोलक कौन कौन से होते हैं, मैं उस पर छांट के अलग वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से इतना ही बस रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं आने वाली जितनी वीडियो होंगी वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसकी मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा उत्तोलक के लिए। तो चलिए, चैनल पर बने रहिए हमारे साथ। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम एवं द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों के संयोजन का। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, चिमटा जो है वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तक विस्थापन का अनुपात क्या है। कोई पिंड v वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी का विस्थापन का अनुपात क्या है। देखिए, इसका विस्थापन का अनुपात अनंत होगा। जब कोई पिंड v वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है तो यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी का विस्थापन का अनुपात क्या होगा, अनंत होगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण, दूसरा द्रव्यमान, और तीसरे में गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान, और चौथे में उत्प्लावकता। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, गुरुत्वाकर्षण। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है, तो गुरुत्वाकर्षण से। अगला क्वेश्चन है, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है। एक पहिया ठेला जो है किसके उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 श्रेणी थर्ड लीवर, दूसरा घिरनी प्रणाली, श्रेणी फर्स्ट लीवर, और तीसरा है श्रेणी सेकंड लीवर। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, श्रेणी सेकंड लीवर का पहिया ठेला जो है उदाहरण है। पहिया ठेला श्रेणी सेकंड लीवर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के अनुपात को क्या कहते हैं। इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के अनुपात को क्या कहते हैं। इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के अनुपात को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है फ्राउडे संख्या, दूसरा ऑप्शन है यूलर संख्या, और तीसरा है रेनोल्ड संख्या, और चौथा है मार्क संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, रेनोल्ड संख्या। इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के अनुपात को क्या कहते हैं, रेनोल्ड संख्या। इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के अनुपात क्या कहते हैं, रेनोल्ड संख्या। मैं इतनी बार रिवीजन करा दूंगा आपको क्लास में कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो अब बहुत टेंशन की बात नहीं है, 40 क्वेश्चन की वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो भी नहीं है। आप मुश्किल से 20 मिनट की वीडियो होगी। और अगर एक दिन में आप 80 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो 10 दिन में आप सोचिए 800 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तो बहुत मायने रखेंगे ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब वायु दाब मापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाए। सहसा मतलब अचानक। जब वायु दाबी का पाठ्यांक
सहसा गिर जाए तो यह किस बात का संकेत देता है? गर्म मौसम का, शांत मौसम का, तूफान का या शुष्क मौसम का? ये संकेत देता है तूफान का। जब वायु द्रव्यमान का पाठ्यांक सहसा गिर जाए तो ये किस बात का संकेत देता है? तूफान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है वह स्थिर रहता है, दूसरा वह घटता है, तीसरा है वह बढ़ता है और चौथा है वह सतत घटता बढ़ता रहता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका दूसरा होगा, वह घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है, देखिए आप, कुछ दूरी तय करने के लिए साइकिल के पैडल चलाना। दूसरा ऑप्शन है कुछ दूरी तय करने के लिए कार चलाना और तीसरा ऑप्शन है पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसना और चौथा ऑप्शन है झील में नौका चलाना। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? जब बस सहसा मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन में उस पर बाहर की ओर आकर्षण हो गया, आकर्षण लिखा है, गति का जड़त्व, संवेग में परिवर्तन, त्वरण में परिवर्तन। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, गति का जड़त्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक। दाब बढ़ाने से बर्फ का हमारा अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, तीसरा घटता है, बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है? पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है? पहला है फिसलने से बचने के लिए, गति बढ़ाने के लिए, थकान कम करने के लिए या स्थिरता बढ़ाने के लिए। तो पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे झुकता है स्थिरता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे झुकता है स्थिरता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? इंजन की गति को तेज करता है। दूसरा ऑप्शन है गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, या तीसरा ऑप्शन जड़त्व के संवेग को कम करता है, या चौथा ऑप्शन ये इंजन को शक्ति देता है। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, गतिपालक चक्र जो है गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, बल आघूर्ण का नियम या न्यूटन का तीसरा नियम? तो देखिए आप लोग जानते भी होंगे बहुत लोग, न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो बल की प्रकृति बताता है। न्यूटन का तीसरा नियम बल की प्रकृति बताता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अगर कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।